हाय फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पीसीएम अंडर क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग देखेंगे भारत संसाधन एवं उपयोग का तीसरा लेक्चर, जो कि पहला एक्सरसाइज का लास्ट लेक्चर है इसमें, जो कि लास्ट है। तो चलिए देखते हैं, जिसमें कह रहा है कि पहला ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं। तो भारत में लगभग 100 खनिज पाए जाते हैं। भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? 100। भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? 100। दूसरा सवाल जिसमें कह रहा है कि इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन मैग्नीज ए। इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? मैग्नीज। इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? मैग्नीज। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं, जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है। तो अधात्विक खनिज का उदाहरण है अभ्रक। तो निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? अभ्रक, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? अभ्रक। चलिए अब चौथा सवाल देखते हैं, जिसमें कह रहा है किस खनिजों को उद्योगों की जननी माना गया है। तो लोहा को उद्योगों की जननी माना गया है। तो किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? लोहा को। किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? लोहा को। तो चलिए अब अगला पांचवा सवाल देखते हैं, जिसमें कह रहा कि कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है। तो लौह अयस्क का जो एक प्रकार है वो है हेमाटाइट, ऑप्शन बी। लौह अयस्क का एक प्रकार है हेमाटाइट। तो आप लोग ये पूरा ऑब्जेक्टिव कवर कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और भिविया ऑब्जेक्टिव है। तो कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? हेमाटाइट। अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं, जिसमें कह रहा कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। तो वो हमारा है कर्नाटक। कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? कर्नाटक। कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? कर्नाटक। सातवां सवाल देखते हैं, जिसमें कह रहा है कि छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है। छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? तो 20%। 20%। छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? तो 20%, ऑप्शन बी। अब आठवां सवाल देखते हैं, जिसमें कह रहा है कि मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है। तो तृतीय। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? तृतीय, तीसरा नंबर पर भारत है। तो मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? तृतीय। नंबर सवाल देखते हैं, जिसमें कह रहा है 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग किया जाता है या उपयोग होता है। तो 10 किलोग्राम। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग किया जाता है या होता है? तो 10 किलोग्राम। 10 किलोग्राम मैग्नीज का इस्तेमाल किया जाता है 1 टन इस्पात बनाने में। तो 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग किया जाता है? 10 किलोग्राम। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 10, जिसमें कह रहा है कि उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो मैग्नीज का। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो मैग्नीज का। उड़ीसा में सबसे ज्यादा उत्पादन जो होता है वो मैग्नीज का होता है। तो उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? मैग्नीज का। अब अगला सवाल देखते हैं, जिसमें कह रहा है एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। बॉक्साइट का। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? बॉक्साइट की। बॉक्साइट, ऑप्शन डी। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? बॉक्साइट की। अब अगला सवाल देखते हैं, सवाल 12, जिसमें कह रहा है कि देश में तांबे का कुल कितना भंडार है। तांबे का भंडार कितना है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 125 करोड़ टन। तो देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? 125 करोड़ टन। देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? 125 करोड़ टन। अब अगला सवाल देखते हैं, जिसमें कह रहा है कि बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है। तो देश का 80% अभ्रक जो है बिहार झारखंड से ही उत्पादित होता है। बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? तो 80%। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं, जिसमें कह रहा है सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। तो चूना पत्थर। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर। चलिए अब सवाल नंबर 15 देखते हैं, जिसमें कह रहा है किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है। असम में। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? असम में। खनिज तेल का विशाल भंडार है असम में। 16 नंबर देखते हैं, जिसमें कह रहा कि भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया है। तारापुर। भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया? तो हमारा हो जाएगा तारापुर, डी।
भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया है? तारापुर। भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया है? तारापुर। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं, जिसमें कह रहा है कि कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय संसाधन है या अनवीकरणीय है? तो हो जाएगा हमारा कोयला। अनवीकरणीय संसाधन वही होता है जिसको हम एक बार इस्तेमाल कर लेंगे तो दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो कोयला। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो कोयला। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो कोयला। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं, जिसमें कह रहा कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है हमारा विद्युत। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है विद्युत। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है विद्युत। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं, जिसमें कह रहा कि इनमें से कौन ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है? तो हो जाएगा सौर ऊर्जा। इनमें से कौन ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है? तो सौर ऊर्जा। इनमें से कौन ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है? तो सौर ऊर्जा। सवाल नंबर 20, जिसमें कह रहा गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? उसका समय पूछ रहा है। तो हुआ था 20 करोड़ वर्ष पहले। तो गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? तो 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। तो गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। अब अगला सवाल देखते हैं, जिसमें कह रहा कि भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? तो झारखंड। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? तो झारखंड है। कोयला उत्पादित ज़्यादा होता है। तो भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? झारखंड। अगला देखते हैं, इसमें कह रहा सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? तो सर्वोत्तम कोयले का प्रकार एंथ्रासाइट होता है। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार एंथ्रासाइट होता है। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा होता है? एंथ्रासाइट। अगला देखते हैं, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो तेल शोधक कारखाना के लिए। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तेल शोधक कारखाना के लिए, ऑप्शन बी। तो मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तेल शोधक कारखाना के लिए। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तेल शोधक कारखाना के लिए। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? डिगबोई में। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? डिगबोई में। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? डिगबोई में, ऑप्शन सी। अगला देखते हैं, जिसमें कहा कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? पेट्रोलियम के साथ। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? पेट्रोलियम के साथ। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? पेट्रोलियम के साथ। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? पेट्रोलियम के साथ, ऑप्शन बी। अगला देखते हैं, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है या अवस्थित है? तो सतलज नदी पर। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सतलज नदी पर। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सतलज नदी पर, ऑप्शन सी। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर। अगला देखते हैं, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सा है? तुंगभद्रा। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तुंगभद्रा, ऑप्शन ए। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तुंगभद्रा। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तुंगभद्रा। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है बरौनी। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है बरौनी। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण कौन है? बरौनी। तो इनमें कौन ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है? बरौनी। अगला, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है? जादूगोरा। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है जादूगोरा, ऑप्शन डी। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है जादूगोरा। अगला देखते हैं 30 नंबर, जिसमें कह रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन सा है? एशिया का। तो एशिया का है हमारा तारापुर, ऑप्शन ए। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन सा है? विद्युत गृह जो है वो तारापुर है। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन सा है? तारापुर। अगला देखते हैं, जिसमें कह रहा भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो वो है राजस्थान में। तो भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो राजस्थान में, राजस्थान। तो भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? राजस्थान में। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो राजस्थान। चलिए 32 देखते हैं, जिसमें कह रहा ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु तो भारत के आर्थिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? तो खंबात की खाड़ी में। ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत की अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? तो खंबात की खाड़ी में, ऑप्शन बी हो जाए, खंबात की खाड़ी में। तो ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? तो खंबात की खाड़ी में। अब आज की क्लास का लास्ट ऑब्जेक्टिव देखते हैं, जिसमें कह रहा है भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कब हुई थी? 1897 ईस्वी में हुई थी। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? कब हुई थी? 1897 ईस्वी में हुई थी।
तो भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कब हुई थी? 1897 ईस्वी में हुई थी। और कहाँ हुई थी? अगर इसकी बात किया जाएगा कि भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी, तो दार्जिलिंग में हुई थी। कब हुई थी? तो 1897 ईस्वी में। ये दोनों बात याद रखिएगा, कहाँ हुई थी? तो दार्जिलिंग में हुई थी। कब हुई थी? तो 1897 ईस्वी में। तो ये रहा आज की क्लास का 33 ऑब्जेक्टिव, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी पैटर्न पर है, एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव है। तो आप लोग ये सारे ऑब्जेक्टिव कवर कर लीजिएगा। और ये हमारा आज का तीसरा लेक्चर जो है, जो कि पहला एक्सरसाइज का पूर्णतः समाप्त हो गया है। भारत संसाधन एवं उपयोग पूर्णतः समाप्त हो गया है। तो अब चलेंगे अगला एक्सरसाइज, जो कि हमारा अगला एक्सरसाइज आता है कृषि। तो आगे की क्लास में हम लोग कृषि लेकर आएंगे। तो इन सारे ऑब्जेक्टिव को आप लोग कवर कर लीजिए। और अगर इससे पीछे की क्लास अगर आप लोग नहीं किए हैं तो उस वीडियो का लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। और इतिहास का भी मैंने 5 एक्सरसाइज का वीडियो ऑब्जेक्टिव बता चुका हूं, तो उन सारे वीडियो ऑब्जेक्टिव को भी एक बार जरूर देखिए। उस सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, तो आप लोग जरूर जाइए और वो सारे वीडियो को देखिए। आप लोगों को जरूर कुछ ना कुछ फायदा अवश्य होगा। तो चलिए आज की क्लास में इतना रहने देते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, मैथमेटिकल सवाल सॉल्व करते रहिए और ऑब्जेक्टिव को समझकर याद रखते जाइए। धन्यवाद।